हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 का 5.4 शुरू करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। 5.4 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आपको पता है, गैलीलियो ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन न्यूटन कंक्लूडेड और इन्वेंटेड 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने गैलीलियो के नियमों के आधार पर, जो उन्होंने आविष्कार किए थे, उसके आधार पर 3 गति के नियम निकाले। दैट इज़ न्यूटन इन्वेंटेड 3 लॉज ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज कंक्लूजन्स। नियम नंबर 1 कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी प्रेजेंट अवस्था में जब तक रहती है तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था का मतलब है आइदर इट इज़ इन रेस्ट और इट इज़ मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन, वो इस अवस्था में जब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। और इन अदर वर्ड्स, इन इंग्लिश यू कैन से एनी ऑफ द बॉडी और ए बॉडी रिमेन्स in its state or present state until external force is applied। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्रेजेंट अवस्था में जब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन इज 0 इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0। यानी कि किसी भी बॉडी पर का एक्सेलरेशन 0 होता है यदि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि A will be non-zero when net external force is not equal to 0। यानी कि ये जब ही नॉन ज़ीरो होगा जब ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, 0 नहीं होगा। तो इसके हम 3 केस लेते हैं जिससे कि ये हम इसे और अच्छी तरीके से समझ सकें। जैसे कि केस नंबर 1 लेते हैं। ये कहता है कि नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0 कब होता है। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई बुक रखी है टेबल पर, ये एक टेबल है, इस पर ये बुक रखी है। तो ये पहला नियम बोलता है कि ये इसलिए रखिए यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में क्योंकि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। सो ए बुक ऑन द टेबल एट रेस्ट हैज़ 2 फोर्सेस। ये क्यों यहाँ पर रेस्ट में रखी है, यहाँ पर ये क्यों रेस्ट में रखी है? ड्यू टू 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बुक। क्या क्या है वो? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल, दैट इज़ वेट, दैट इज़ W।
दैट इज़ W, जो कि नीचे की ओर लग रहा है। इस बुक का जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। फिर दोबारा बोलता हूँ मैं, एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ वेट W एक्टिंग डाउनवर्ड, नंबर 1 तो ये हो गया। एंड अपवर्ड फोर्स ऑन बुक, एक फोर्स इस बुक पर लग रहा है ऊपर की ओर, किसके द्वारा? इस मेज़ के द्वारा लगा हुआ है। तो ऊपर जो फोर्स लगा है इस मेज़ के द्वारा, और ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इस बुक के द्वारा टेबल पर ग्राउंड की ओर इस वेट के द्वारा जो बल लगा हुआ एक वो बल है। तो ये दो बल हैं जो आपस में एक दूसरे को नलीफाई करते हैं, इस वजह से ये बुक रेस्ट में रखी है। अगर ये फोर्स नीचे ऊपर की ओर लग रहा है R, और ये वेट दैट इज़ वेट, इसका मास मल्टीप्लाई बाई दैट इज़ G, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, तो इसलिए ये और ये इक्वल होंगे, तो नेट फोर्स वो इक्वल टू हो जाएगा 0। इसलिए फोर्स R, इस फोर्स को हम जो टेबल ऊपर की ओर लगा रही है बुक पर, वो फोर्स की मैग्नीट्यूड इफ़ इट इज़ इक्वल टू W, जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा था, ये दोनों बराबर होंगे, और नेट फोर्स दैट इज़ R माइनस W मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया। तो ये बोलता है कि एक बुक रेस्ट में है, ए बुक इज इन, ये बोलता है क्या शुरुआत थी, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, देयरफॉर बुक इज एट रेस्ट। इसमें कोई शक, मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। अब सही स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान से सुनना, बस शब्दों का फेर है और कुछ नहीं है। सही स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का फेर है, उसे समझने की कोशिश करना। सिंस बुक इज एट रेस्ट सो नेट फोर्स इज नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अंतर ये है सिर्फ इसमें, यहाँ पर हम बोल रहे थे नेट फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट इज 0 या नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट इज 0, दैट्स वाई बुक इज एट रेस्ट। लेकिन इसे हमें पहले लाना है। यहाँ पे बोल रहे थे हम बिकॉज नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, बिकॉज और सिंस, देयरफॉर बुक इज एट रेस्ट, नहीं, बिकॉज और सिंस पहले ये लाना है, बिकॉज बुक इज एट रेस्ट सो नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0। ये है स्टेटमेंट में अंतर और कुछ नहीं है, अदरवाइज ये सब ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कार का। कोई एक कार है, ये रेस्ट में खड़ी है, सो व्हेन इट इज इन रेस्ट देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है। इसी में अब ये कार धीरे धीरे चलती है, यानी कि
इट इज़ पिकिंग अप स्पीड। ये फर्स्ट केस हो गया इसी का, कार का। और सेकंड केस में कार स्टार्ट्स एंड पिक्स अप स्पीड। ये याद रखना, ये थ्योरी के क्वेश्चन है और इसमें कई थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं इन एक्सप्लेनेशन में, इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे ये पिकअप यानी कि स्पीड बढ़ती है एट दैट टाइम मीन्स इट पिक्स अप द स्पीड, इट मीन्स कार एक्सेलरेट्स। कब एक्सेलरेट होती है? जब स्पीड पिकअप करती है। सो ये पिकअप क्यों किया? एक्सेलरेट कब हुई, यानी कि एक्सेलरेशन कब आया लाइट में, कब ये है अवेलेबल? जब स्पीड पिकअप हुई। और वो स्पीड किस लिए पिकअप हुई? स्पीड पिकअप हुई, एक्सेलरेशन हमें मिला। एक्सेलरेशन कब मिला? एक्सेलरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जो आप एक्सटर्नल फोर्स है आप ये मत समझ लेना कि कार का इंजन जो चल रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेट हुआ है, ये गलती मत कर देना। कार का जो इंजन जो चल रहा है वो सिर्फ इंटरनल फोर्स दे रहा है, ना कि एक्सटर्नल। तो ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। जो कार का जो इंजन जो चला है, जो पहिए घुमाने का काम कर रहा है, तो उसे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं समझ लेना। जो एक्सेलरेट हो रहा है वो दूसरे कारण से हो रहा है। और वो दूसरा कारण क्या है? वो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द रोड इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो एक्सटर्नल फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स along the road is force of friction, that is frictional force accelerates the car, द कार। अब आप ये कल्पना कीजिए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो गया जबकि इंजन ताकत दे रहा है? वो इसलिए क्योंकि अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, बेशक कार ताकत लगाती रहे, ये वहाँ पर फिसलता रहेगा, कार आगे नहीं बढ़ेगी। तो इट इज़ ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज़ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड, जो कि इसकी कार की स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये याद रखना। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड ये भी ध्यान रखना, एंड फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर एक बार कार ने कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ ली है, उस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यानी कि उस कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 होगा। सो ये दो केस थे। अब एक तीसरा केस और लेते हैं, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को जो कि ये एक और केस लेते हैं बस का। इसमें वी शैल यूज़ लॉ ऑफ इनर्शिया विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये थोड़ा
याद रखना कि ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अच्छा, अब इसको ध्यान में रखते हुए अब इसके दो केस लेता हूँ मैं। एक बस है, इसमें आप खड़े हैं, एट रेस्ट। इसमें अब दो कंडीशन है। जैसे ही बस चली है, बस मूव्स एक साथ इंस्टेंटली। नंबर 2 है बस स्टॉप्ड, यानी कि एक पहली कंडीशन में बस चलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर जैसे ही बस चलती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं, यानी कि बस अगर ऐसे चली तो हम पीछे की ओर गिरेंगे। वो क्यों है? दैट इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको समझते हैं कि कारण क्या है। इस कंडीशन में क्या है, अगर बस इधर चली तो हमारा शरीर पीछे की ओर गिरता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पैर हैं और ये बस का जो फर्श है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, जिसकी वजह से हमारे पैर इस फर्श के साथ बस की दिशा में चल देते हैं। इनर्शिया मतलब जड़त्व। जबकि हमारा ऊपर का शरीर इससे टच नहीं है, जिस वजह से हमारे पैर तो इसके साथ चल देते हैं लेकिन पूरा शरीर नहीं चलता है ड्यू टू इनर्शिया। इस वजह से हम पीछे की ओर, हमारा पूरा शरीर का हिस्सा पीछे की ओर चला जाता है। इन केस अगर फ्रिक्शन नहीं होता पैर और बस के फर्श के बीच में, इन दैट केस अगर ये बस आगे चलती तो ये फर्श आगे चला जाता और हमारा पूरा शरीर पैर के साथ फिसलता हुआ पीछे बस के पीछे जाकर पीछे के हिस्से में टकरा जाता, जिससे हमारे चोट लगती। तो ये मेरा ख्याल है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे काम आया इस केस में? न्यूटन का फर्स्ट लॉ केस ये कहता है कि जो भी बॉडी अपनी जिस प्रेजेंट कंडीशन में है वो तब तक उसी कंडीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दिया जाए। तो ये तो ड्यू टू इनर्शिया ये तो आगे चल दिया था, लेकिन जो हमारा पूरा शरीर था वो उस एक्सटर्नल फोर्स को एहसास नहीं कर पाया। दैट्स वाई हमारा शरीर प्रेजेंट अवस्था में ही रहना चाहता था, क्योंकि उसे तब तक जब तक ये बस चली एक साथ उसे पता ही नहीं लगा कि ये इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ भी आ गया। अब ऐसे ही बस के स्टॉप होने की बात है। बस यहाँ पर ऐसे चली, ये यहाँ पर ऐसे जा रही थी और अचानक रुकी। अचानक रुकने में हम आगे की ओर झुकेंगे, जबकि हमारे पैर बस के साथ हैं। यहाँ पर भी वही रीज़न है कि जब ये बस चल रही थी तो हमारा सारा शरीर बस की दिशा में उसी स्पीड से चल रहा था, लेकिन जैसे ही बस के ब्रेक लगे उस कंडीशन में ये फर्श और हमारे पैर, जो बस का जो फर्श है और हमारे जो पैर हैं, इनके बीच में ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे पैर तो वहीं पर रुक गए, लेकिन हमारा शरीर आगे की ओर चला गया, बिकॉज इट वांट्स टू रिमेन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। तो इसको पता ही नहीं लगा कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और जैसे ही इसको पता लगा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा है वो फटाक जो है आगे, वो ये मतलब उस इंस्टेंट में जैसे ही ब्रेक लगे उस कंडीशन में इसे नहीं पता लगा और ये आगे की ओर झुक गया। सो इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया और आपका फर्स्ट लॉ दोनों कवर होते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ अंडर द लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
ओके, मेरा ख्याल है ये आपकी समझ में आ गया होगा एंड आई विल ट्राई टू मेक स्मॉल वीडियो सो दैट यू कैन सी फास्ट। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।